नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। यदि किसी टैक्स पेयर ने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली है लेकिन उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को उपयोग में नहीं लिया है तो कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। इससे रिलेटेड प्रोविज़न इफेक्टिव हो गए हैं। इसके बारे में आज के अंक में चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने 5 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 सेंट्रल टैक्स जारी किया है, जिसके अनुसार फाइनेंस एक्ट 2022 के अंतर्गत जो सेक्शन 110 का क्लॉज सी और सेक्शन 111 उसके प्रभावी होने की तारीख 5 जुलाई 2022 निर्धारित कर दी गई है। तो अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह सेक्शन 110 का क्लॉज सी क्या है और सेक्शन 111 क्या है। फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन 110 का क्लॉज सी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बारे में है। फाइनेंस एक्ट 2022 का सेक्शन 110 उसका क्लॉज ए और बी अभी नोटिफाई नहीं किया है। क्लॉज सी 5 जुलाई 2022 से नोटिफाई कर दिया गया है। इसके अनुसार सेक्शन 49 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट उसका सब सेक्शन 10 पहले भी था, उसको अब सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। पहले कौन सा सब सेक्शन 10 था और उसमें अब ये जो नया सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ वह भी हम देख लेते हैं। और सेक्शन 49 का सब सेक्शन 11 जो था उसके बाद में यह सब सेक्शन 12 इंसर्ट किया गया है। तो यह सब सेक्शन 12 क्या बताता है वह भी देख लेते हैं। सेक्शन 49 में जो पुराना सब सेक्शन 10 था वह 1 जनवरी 2020 से प्रभावी था। उसके अनुसार A registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax, union territory tax और सेस। अर्थात यदि टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फ़ी के हेड में कोई भी अमाउंट है तो उस रकम को वह सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स या सेस के हेड में ट्रांसफ़र कर सकते थे। यहाँ पर केवल वह टैक्स पेयर अपने ही इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में एक हेड में से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब जो यह नया सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 10 है उसमें क्या लिखा है वह देख लेते हैं। A registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger for, यानी जो भी रकम सेंट्रल टैक्स के हेड में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और अदर अमाउंट अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है उसे या तो इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 4 और एज द केस में भी सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25। या तो ये जो क्लॉज ए है उसमें तो खुद के ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में करना है तो इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस में कर सकते हैं। लेकिन यदि डिस्टिंक्ट पर्सन खुद की ही कोई अन्य ब्रांच, अन्य रजिस्टर्ड पर्सन खुद के ही सेम पैन नंबर पर अन्य स्टेट में या उसी स्टेट में है तो फिर केवल इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ये दो ही हेड में इंटरचेंज किया जा सकता है। और उसके लिए जो कंडीशन है इन सच फॉर्म एंड मैनर एज सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यह रूल में जो बताया है उसके अनुसार इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this act, provided that no such transfer under clause B shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability register। जो क्लॉज B है यह एक नई चीज़ इंसर्ट की है कि टैक्स पेयर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन यह है कि उस टैक्स पेयर की
कोई भी अनपेड लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह जो सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 49 का सब सेक्शन 10 है, उसके अनुसार यह जो क्लॉज ए है यह तो पहले भी अवेलेबल था, लेकिन यह क्लॉज बी जो है कि डिस्टिंक्ट पर्सन को अमाउंट ट्रांसफ़र की जा सकती है, वह एक नया प्रावधान है। और उसके अनुसार यह जो अनपेड लायबिलिटी पेंडिंग न हो तो वह अमाउंट ट्रांसफ़र की जा सकती है। यह जो सेक्शन 49 में सब सेक्शन 12 इंसर्ट किया गया है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल subject to such conditions and restrictions specify such maximum proportion of output tax liability under this act or under the Integrated Goods and Service Tax Act 2017 which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered person as may be prescribed। यह जो सब सेक्शन 12 है, यह इंसर्ट करने का जो कारण है, यह मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ केसेस के अंदर मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का प्रपोर्शन 99% फिक्स किया है रूल के माध्यम से, उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के लिए यह सब सेक्शन 12 इंसर्ट किया है। CGST रूल्स 2017 का रूल 87 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में प्रोविज़न कंटेन करता है। उसमें यह जो सब रूल 13 है, यह तो पहले से ही इंसर्ट किया जा चुका था, क्योंकि जो सेक्शन 49 का सब सेक्शन 10 था जिसमें एक हेड में से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र की जा सकती है बैलेंस की अमाउंट, उसके अनुरूप यह प्रोविज़न इंसर्ट किया गया था फॉर्म GST PMT 09 में। अब जो सब सेक्शन 10 सेक्शन 49 का सब्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें किसी टैक्स पेयर के डिस्टिंक्ट पर्सन को भी अमाउंट ट्रांसफ़र की जा सकती है, उसके संदर्भ में यह रूल 87 में सब रूल 14 इंसर्ट किया गया है। अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर अंडर दिस एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर फॉर सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 4 और एज द केस में भी सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25 इन फॉर्म GST PMT 09। तो यह टैक्स पेयर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म GST PMT 09 का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो कंडीशन है वह इस सब रूल 14 के अंदर भी वही कंडीशन बताई हुई है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर शैल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ एनी अनपेड लायबिलिटी इन हिज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो यह रूल्स भी सेक्शन के अनुरूप कर दिया गया है। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले ली हो लेकिन उसे उपयोग में न लिया हो तो उस पर कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यह प्रोविज़न भी नोटिफाई कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2022 का ये सेक्शन 111 है। इन सेक्शन 50 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट फॉर सब सेक्शन 3 द फॉलोइंग सब सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st July 2017। अर्थात ये जो सेक्शन 50 है CGST एक्ट का, उसमें सब सेक्शन 3 ये 1 जुलाई 2017 से ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, ऐसा माना जाएगा। हालांकि यह सेक्शन 111 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 5 जुलाई 2022 से प्रभावी हुआ है, लेकिन इसमें जो चीज़ लिखी हुई है वह 1 डे जुलाई 2017 से इफेक्टिव है। अर्थात यह जो सब सेक्शन 3 है सेक्शन 50 का, उसको 1 जुलाई 2017 से ही प्रभावी मानना होगा। यह सब सेक्शन 3 क्या है? वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड at such rate not exceeding 24% as may be notified by the government on the recommendation of the council and the interest shall be calculated in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पर यह जो वर्ड एंड है, इसका अर्थ यह है कि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड भी हो और यूटिलाइज भी हो, जो गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली है उसे यदि यूटिलाइज कर दिया गया हो तब इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी आती है। यदि यूटिलाइज नहीं किया हो तो इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो यदि किसी टैक्स पेयर ने जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से कभी भी गलत टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली है लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं किया है और बिना यूटिलाइज किए वापस जमा करवा दिया है, वापस डेबिट कर दिया है, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी उस टैक्स पेयर को नहीं आएगी। इससे रिलेटेड नया रूल भी इंसर्ट किया है, वह भी देख लेते हैं। यह रूल 88B, मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। देरी से टैक्स भरा गया हो तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, यह दर्शाता हुआ रूल 88B, यह भी अभी हाल ही में नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2022 सेंट्रल टैक्स दिनांक 5 जुलाई 2022 को इंसर्ट किया गया है, लेकिन इसकी भी इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2017 ही रखी गई है। अर्थात जिस प्रकार से सेक्शन 50 जो इंटरेस्ट से रिलेटेड सेक्शन है उसमें अभी सब सेक्शन 3 को रिट्रोस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूट किया गया है 1 जुलाई 2017 से, और सेक्शन 50 के सब सेक्शन 1 का प्रोविज़ो उसको भी 1 जुलाई 2017 से पहले ही सब्स्टिट्यूट किया जा चुका है। तो उनके अनुरूप यह रूल 88B दर्शाया गया है। इसके अनुसार इन केस where the supplies made during a tax period are declared by the registered person in the return for the said period, जो भी सप्लाईज है वह रिटर्न में दर्शाए गए हैं एंड द सेड रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, लेकिन वह रिटर्न ड्यू डेट के बाद में भरा गया है, तो वैसे केस में इंटरेस्ट कितना देना होगा, except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73 और 74 in respect of the said period। लेकिन यह जो रिटर्न है यह सेक्शन 73 और 74 की जो डिमांड की प्रोसीडिंग्स है वह स्टार्ट होने के बाद में भरा नहीं होना चाहिए। यदि वह कमेंस होने के बाद में भरा गया हो तो पूरी अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, लेकिन टैक्स पेयर ने स्वतः ही रिटर्न भर दिया हो सेक्शन 39 के अंतर्गत अर्थात GSTR 3B, तो उस केस में द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द पोर्शन ऑफ टैक्स विच इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यानी वैसे केस में जो टैक्स की अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट करके भरी गई है केवल उसी पर इंटरेस्ट देना होगा। कितने पीरियड के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन फाइलिंग द सेड रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट एट सच रेट एज मे बी नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50। जितने दिन का डिले हुआ है, सपोज 20 तारीख किसी महीने की उसको रिटर्न भरना है, लेकिन यदि 25 तारीख को रिटर्न भरा गया है तो केवल 5 दिन का इंटरेस्ट भरना होगा, और वह भी केवल कैश पोर्शन से जितना टैक्स भरने की आवश्यकता हुई है उसी कैश पोर्शन के ऊपर इंटरेस्ट भरना होगा। जो अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट में से भरी गई है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे नहीं होगा। इस रूल का सब रूल 2 बताता है, इन ऑल अदर केसेस वेयर इंटरेस्ट इज पेएबल इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स विच रिमेन्स अनपेड। यानी जो अन्य केसेस हैं, यह जो ऊपर का सब रूल 1 है वह तो सेक्शन 50 के सब सेक्शन 1 के प्रोविजो के अनुसार था, लेकिन अन्य जो भी केसेस है जहां पर टैक्स देरी से भरा गया है तो उसमें द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स विच रिमेन्स अनपेड। जो भी अमाउंट अनपेड रही है उस पूरी अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा, चाहे वह अमाउंट बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट में से भरी जाए या कैश पोर्शन से भरी जाए। और पीरियड कौन सा गिना जाएगा? फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज ड्यू टू बी पेड टिल द डेट सच टैक्स इज पेड। जब से वह टैक्स भरना था उस तारीख से लेकर जब तक वह टैक्स भरा गया है उतने दिनों के लिए, उतने समय के लिए इंटरेस्ट भरना होगा, और जो सेक्शन 50 के सब सेक्शन 1 में जो इंटरेस्ट दर्शाया गया है 18% रेट का इंटरेस्ट अभी नोटिफाई है, तो उतना ही इंटरेस्ट पूरी अमाउंट पर भरना पड़ेगा। इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। अर्थात जो कैश पोर्शन पर केवल इंटरेस्ट भरना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले पोर्शन पर नहीं भरना है, वह जो प्रोविज़न है वह केवल उन्हीं केसेस के लिए
लागू होगा जहां पर रिटर्न भरने में देरी हुई है और वह भी रिटर्न टैक्स पेयर ने स्वतः भर दिया है डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से पहले। अब यह जो सब रूल 3 है, यह इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड इन केस वेयर इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50। यदि इंटरेस्ट भरना है रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे अवेल भी कर लिया है और यूटिलाइज भी कर लिया है, उस केस में द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर यह जो इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जिस तारीख को यूटिलाइज किया है अर्थात जिस तारीख को उपयोग में ले लिया है तब से इंटरेस्ट गिनना है, न कि जिस तारीख को गलती से ले लिया है। तो जिस तारीख को गलती से उपयोग में कर लिया है उस तारीख से इंटरेस्ट देना है टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट एट सच रेट एज में बी नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50। तो यहाँ पर भी जब से गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट को उपयोग में ले लिया है तब से लेकर वापस जो रकम सरकार में जमा करा दी तब तक के लिए इंटरेस्ट देना होगा और उसका भी 18% इंटरेस्ट अभी सेक्शन 50 के सबसेक्शन 3 में नोटिफाई किया हुआ है। अब यहाँ पर यह एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड शैल बी कंस्ट्रूड टू हैव बीन यूटिलाइज्ड when the balance in electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, and the extent of such utilization of input tax credit shall be the amount by which the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed। यह बहुत ही अच्छा एक क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दे दिया है। यदि किसी टैक्स पेयर ने 1 लाख रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले ली है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लगातार हर महीने आती जाती है और हर महीने उसका कुछ न कुछ यूज़ भी होता जाता है। यदि इस टैक्स पेयर का बैलेंस 1 लाख रुपए से कम कभी भी नहीं हुआ, हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर में बैलेंस 1 लाख रुपए से अधिक ही रहा है, तो उस केस में वह इनपुट टैक्स क्रेडिट जो गलती से ले ली थी उसे यूटिलाइज नहीं माना जाएगा और उस केस में टैक्स पेयर को कोई भी इंटरेस्ट भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी केस में यदि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का 1 लाख रुपया गलती से ले लिया है और कभी उसका बैलेंस घटकर 60,000 हो गया है, तो यह माना जाएगा कि 40,000 रुपया गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर लिया गया है, तो उस केस में केवल उस 40,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट दे होगा। तो यह जो एक्सप्लेनेशन 1 है यह काफ़ी एक टैक्स पेयर के लिए कैलकुलेशन करने के लिए सरलता देता है। ऐसे ही जो अन्य जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 2, द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी टेकन टू बी द डेट ऑन विच द रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न विच एवर इज अर्लियर if the balance in electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed on account of payment of tax through the said return। जो गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है उसे यूटिलाइजेशन करने की डेट किसे गिनी जाएगी, तो उस केस में यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस जितनी रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे कम चला जाता है, तो उस केस में सेक्शन 39 में रिटर्न फर्निश करने की जो डेट है अर्थात GSTR 3B फाइल करने की वो डेट है, वो या तो जिस तारीख को रिटर्न फाइल किया है दोनों में से जो डेट होगी उस डेट को वह यूटिलाइज कर लिया गया है ऐसा मान लिया जाएगा। और क्लॉज बी, द डेट ऑफ डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर व्हेन द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड इन ऑल अदर केसेस। जहां पर अन्य केसेस है अर्थात रिटर्न फाइलिंग करने के अलावा के केसेस, तो उन केसेस के अंदर जिस तारीख को डेबिट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उस तारीख को वह यूटिलाइज कर लिया है ऐसा माना जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 1 जुलाई 2017 से अर्थात GST लागू होने के बाद से किसी भी टैक्स पेयर के द्वारा
गलती से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली गई है लेकिन उसे वापस सरकार में जमा करवा दिया गया है, उस क्रेडिट को बिना यूटिलाइज किए, तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। और यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट गलती से यूज़ भी हो गई है तो जितना अमाउंट यूटिलाइज हुआ है उसी पर इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी आएगी। तो यह एक बहुत ही बेनिफिशियल अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से सरकार ने किया है। हालांकि अभी भी जो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 हैं उनके अंदर जो ये प्रोविज़न है कि और हु हैज़ wrongly availed or utilized input tax credit requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50। तो यहाँ पर जो वर्ड अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है, यहाँ पर भी मुझे लगता है यह अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है और यह जो और वर्ड है उसके बदले में एंड वर्ड लिखने की यहाँ पर भी संशोधन करने की आवश्यकता है। हालांकि यह संशोधन अभी नहीं भी करते हैं तब भी जो मुख्य सेक्शन 50 है जिसके तहत इंटरेस्ट लिया जाता है उसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट हो गया है। तो जहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड है लेकिन यूटिलाइज नहीं की है, उसमें सेक्शन 73 और 74 के तहत यदि इंटरेस्ट मांगा भी जाए तो टैक्स पेयर उसको कंटेस्ट कर सकते हैं और इंटरेस्ट देने के लिए मनाही कर सकते हैं। सेक्शन 50 में जो संशोधन हुआ है उसको और रूल 88B में जो एक नया रूल 88B इंसर्ट किया है उसको ध्यान में रखते हुए अपना केस डिफेंड कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।